Good morning. Today is 14th of May 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल हिजबुल्लाह के बारे में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन क्या कुछ है इस आर्टिकल में नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी काम करता है और यूएसए और इजराइल हिजबुल्लाह को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। अभी हाल ही में लेबनान में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। लेबनान की लोकेशन आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट में। यहां पे देखिए ये छोटा सा देश है सीरिया के पास लेबनान। यहां पे 6 मई को इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और हिजबुल्लाह ने भी इलेक्शंस लड़े लेबनान में और हिजबुल्लाह के जो एलाइज हैं उनकी ज्यादा सीट्स आई। तो आर्टिकल में यह कहा जाता है हिजबुल्लाह की जो पकड़ है लेबनान की राजनीति में वो बढ़ती ही जा रही है। मेनली दो ग्रुप्स के बीच फाइट थी लेबनान के इन इलेक्शंस में। एक तरफ हरीरी जो कि सुन्नी लीडर हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो कि शिया इस्लामिस्ट ग्रुप हैं। तो हरीरी जो कि शिया ग्रुप्स के लीडर हैं उनकी सीट्स कम हो गई हैं तो उनकी पकड़ काफी कमजोर हुई है लेबनान की पॉलिटिक्स में। हिजबुल्लाह को समर्थन देता है ईरान। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको ट्रेन किया जा रहा है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के द्वारा। देखो लेबनान का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रेंज है। लेबनान में कोई भी पर्सन प्रधानमंत्री बने उस पर्सन का शिया होना जरूरी है, यानी ये एलिजिबिलिटी है। सिर्फ शिया पर्सन ही लेबनान का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी प्रकार से सिर्फ क्रिश्चियन ही लेबनान का प्रेसिडेंट बन सकता है और उसी प्रकार से सिर्फ सुन्नी पर्सन ही लेबनान का स्पीकर बन सकता है। तो देखो वैसे तो हरीरी जो कि एक सुन्नी है, जो कि एक शिया है सॉरी, वो लेबनान के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हिजबुल्लाह की पकड़ मजबूत हुई है सरकार बनने में उनका एक अहम योगदान रहेगा और हरीरी ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हिजबुल्लाह और उनके जो एलाइज हैं बार बार गवर्नेंस में बाधा पहुंचाने का काम करेंगे। और जबकि जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान का समर्थन प्राप्त है हिजबुल्लाह को, तो ईरान का जो डोमिनेंस है वो भी बढ़ेगा लेबनान के अंदर। इससे सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के जो एलाइज कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो लेबनान में एक बार फिर से प्रॉक्सी वार देखने को मिल सकता है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच। तो ये पूरा आर्टिकल था हिजबुल्लाह के बारे में। हिजबुल्लाह का फिलहाल क्या रोल चल रहा है लेबनान की राजनीति में। उसके बाद में देखो बीच में ये बड़ा जो आर्टिकल है वो राजनीति से संबंधित है। दलित पॉलिटिक्स, बीजेपी, यूपी, ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे। यहां पे ये आर्टिकल केरला की सोशल मूवमेंट के बारे में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। यहां पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मंडे को प्रकाशित होता है। द हिंदू ने कौन सी न्यूज को प्रायोरिटी दी, कौन से पेज पे, ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं डिस्कस करेंगे। और यहां पे ये आर्टिकल मोहम्मद अली जिना के बारे में है। आर्टिकल में कहा जा रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो विवाद उत्पन्न हुआ है मोहम्मद अली जिना के पोर्ट्रेट को लेके, ये सब राजनीति है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का सिंपल मीनिंग क्या है। फेडरलिज्म के अंदर जो विभिन्न टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच फाइनेंशियल रिलेशंस। अब देखो फेडरलिज्म के अंदर विभिन्न टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स कौन से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर लोकल गवर्नमेंट्स। आपको पता है हर 5 साल में एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है और ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है, मतलब कि फिस्कल फेडरलिज्म की रूपरेखा तैयार करता है। टैक्स रेवेन्यू को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, इस चीज को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी तरफ विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, यानी यूपी को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा। तो विभिन्न स्टेट्स के बीच रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए जो रिकमेंडेशंस देता है फाइनेंस कमीशन उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अभी कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 15th फाइनेंस कमीशन को गठित किया और उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दी।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि 15th फाइनेंस कमीशन को गठित करते वक्त उनको बताया भी गया कि आपको इन इश्यूज के बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, और इन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस की वजह से पूरा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ स्टेट्स का यह कहना है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन को, वो फिस्कल फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिनकी वजह से विवाद उत्पन्न हो गया है और कुछ स्टेट्स विरोध दर्ज करवा रहे हैं अपना। देखो, सबसे पहले तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही है। 15th फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए जो रिकमेंडेशंस देगी और जो फॉर्मूला इजाद करेगी, वो फॉर्मूला 2011 के सेंसस के आधार पे होना चाहिए, ना कि 1971 के सेंसस के आधार पे। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, देखो, जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लिया है उन स्टेट्स को नुकसान होगा, उन स्टेट्स को कम रेवेन्यू हासिल होगा, और वो स्टेट्स जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज नहीं किया है, यानी पॉपुलेशन को कम करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, उन स्टेट्स को फायदा होगा। तो खास करके साउथ इंडिया के स्टेट्स जिन्होंने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, वो विरोध कर रहे हैं इस बात का। वो कहते हैं 15th फाइनेंस कमीशन को पुराने सेंसस को ही कंसीडर करना चाहिए, फॉर्मूला इजाद करते वक्त 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर ही कंसीडर करना चाहिए कि स्टेट को कितना रेवेन्यू मिले, ना कि 2011 के सेंसस के आधार पे। तो ये पहला इशू है। उसके बाद दूसरा इशू आता है, अभी देखो हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि आर्टिकल 275 के तहत वो स्टेट्स जहां पे फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उन स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। आर्टिकल 275 के तहत ऐसा किया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। लेकिन एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन को, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स दी जाती हैं अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर आर्टिकल 275 के अंदर इन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस चीज का विरोध किया जा रहा है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। उनका यह कहना है ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हमारी बहुत हेल्प करती हैं ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें, अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा तो हमें नुकसान होगा। उसके बाद दूसरा इशू ये आता है, 15th फाइनेंस कमीशन को एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये दी गई है। अभी देखो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रेवेन्यू इस प्रकार से डिवाइड होता है। 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है 58%, 58%, और स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिलता है 42%। बाद में अलग से फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला देता है कि 42% रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला है, आपस में स्टेट गवर्नमेंट्स को किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। देखो 13th फाइनेंस कमीशन तक सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था 68% और स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिलता था 32%। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू को 32% से इंक्रीज करके 42% कर दिया गया था। अब 15th फाइनेंस कमीशन को एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये दी गई है, 42% रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रहा है वो ज्यादा है, क्या इसे कम किया जा सकता है? तो इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स। वो ये कहते हैं कि देखो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया, 32% से 42% कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट गवर्नमेंट्स का शेयर इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए पहले कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता था 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता था 50%। 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के शेयर को इंक्रीज कर दिया गया, 60% हो गया या फिर 70% हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में वो कम हो गया। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हुआ इस चीज से और स्टेट गवर्नमेंट्स को नुकसान हुआ। इवन जीएसटी के आने के बाद भी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारा नुकसान हुआ। तो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नुकसान को कम करने के लिए पिछले रास्ते से बहुत से कदम उठाए हैं। इसके बाद इशू आता है बोरोइंग का। अभी देखो प्रोविजन ये है कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी जीडीपी का 3% तक उधार ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूपी की जीडीपी है 1 लाख करोड़,
तो 3,000 करोड़ तक उधार ले सकता है यूपी। लेकिन एक टर्म ऑफ रेफरेंस 15th फाइनेंस कमीशन को यह दी गई है, इस लिमिट को डिक्रीज कर दिया जाए, यानी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.7% उधार ले पाए। फॉर एग्जाम्पल यूपी की जीडीपी है अगर 1 लाख करोड़, तो यूपी उधार ले पाएगा सिर्फ 1700 करोड़। तो इस चीज का भी विरोध करती हैं विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स। वो कहती हैं ये तो हमारे ऊपर कंडीशंस हैं, ये फिस्कल फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं। और सबसे लास्ट जो इशू है वो ये है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम से कम डिस्क्रिशन होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट देते वक्त, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन को जो टर्म ऑफ रेफरेंस दी गई है उसमें यह कहा गया है कि उन स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए जिन्होंने अच्छा काम किया है। अब देखो अच्छा काम हमेशा सब्जेक्टिव टर्म है। कोई काम ऐसा हो सकता है जो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को वो काम अच्छा नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है फिजूल में, जबकि उस स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो काम हमने किया है वो जनता के हित में है। तो इससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा है, इसके लिए पैसा मिलना चाहिए उस स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये फिस्कल फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। जबकि होना ये चाहिए कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से ही डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है, हमारे स्टेट की राज्य की जनता के लिए कौन सा काम अच्छा है। तो इसीलिए यह भी एक विवाद का इशू है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की सहायता से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चॉइस को इंपोज करेगा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स पे। तो मेनली ये 5 इश्यूज हमने डिस्कस किए। 5 टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसी हैं जो दी गई हैं 15th फाइनेंस कमीशन को, जिसको लेकर विवाद है और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अपना अपना विरोध जताया जा रहा है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल केरला की सोशल मूवमेंट के बारे में है। 1957 में यानी 1957 में केरला में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो ऐसा पहली बार था कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डेमोक्रेसी की सहायता से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी हो। इससे पहले कई जगह पे फॉर एग्जांपल रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो रेवोल्यूशन के बाद बनी, रशियन रेवोल्यूशन के बाद बनी। लेकिन 1957 में केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी वो तो इलेक्शंस के बाद बनी थी, यानी डेमोक्रेसी का यूज करके बनी थी। और उस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें भी थी और वो सरकार एक सोशल मूवमेंट के बाद बनी थी। काफ़ी तरह की बातें की गई थी कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो पीजेंट्स को लैंड मिलेंगे, वर्कर्स को न्याय मिलेगा और लैंडलेस जो लेबर्स हैं उनको लैंड मिलेगा। इस प्रकार की काफ़ी तरह की बातें की गई थी और देखो कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। पीजेंट्स को लैंड भी मिला और वर्कर्स को न्याय भी मिला कुछ सालों तक। लेकिन बाद में ये सोशल मूवमेंट सस्टेन नहीं रह सकी। जैसे कि देखो पीजेंट्स को लैंड तो मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जिन्होंने अपने लैंड का इस्तेमाल नहीं किया एग्रीकल्चर के लिए। उन्होंने अपने लैंड को बेच दिया रियल एस्टेट डेवलपर्स को। तो एक रियल एस्टेट का बिजनेस जम गया केरला में और अभी हालात ये हैं कि 1 लाख घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। मतलब रियल एस्टेट डेवलपर्स ने पीजेंट्स के द्वारा बेचे गए लैंड का इस्तेमाल करके इतने सारे घर डेवलप किए हैं, लेकिन उनको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। देखो ये सोशल मूवमेंट का ही नतीजा था कि जहां बाकी स्टेट्स में कास्ट आज भी बहुत ज्यादा एम्बेडेड है, लेकिन केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार बनी तो कास्ट के हायरार्की में मार्जिन्स पे जो लोग थे वो लोग मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। मतलब कास्ट का महत्व कम हो गया केरला में। और केरला आपको पता है यूनिवर्सल लिटरेसी अब आ चुकी है केरला में और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला का अच्छा स्थान है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं केरला में। लेकिन आज एक बार फिर से रिएक्शनरी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है केरला में। आज एक बार फिर से सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास देखने को मिल रहा है केरला में। आज एक बार फिर से रिलीजन यानी धर्म का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है केरला में। तो आर्टिकल के कहने का एसेंस ये है कि जो सोशल मूवमेंट आई थी केरला में और जिस सोशल मूवमेंट के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी 1957 में, वो सोशल मूवमेंट आज के टाइम में सस्टेन नहीं है। एक समय ऐसा था कि केरला एक ऐसा राज्य था हमारे देश में जहां सिविल सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा स्पेस प्राप्त था गवर्नेंस के क्षेत्र में। लेकिन आज सिविल सोसाइटी का जो महत्व है केरला की राजनीति में, सिविल सोसाइटी का महत्व भी धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी सोशल मूवमेंट जो केरला में चली थी वो सोशल मूवमेंट आज के समय में डाइल्यूट हो रही है।
तो ये पूरा आर्टिकल था केरला के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। देखो 1998 के थर्ड जज के केस के बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कोलिजियम की रिकमेंडेशंस के बाद होती हैं। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये 5 जज मिलके एक कोलिजियम बनाते हैं और ये कोलिजियम अपनी रिकमेंडेशंस सौंपता है प्रेसिडेंट को। तो कोलिजियम की रिकमेंडेशंस के आधार पर ही प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करते हैं। प्रेसिडेंट एक बार फाइल वापस लौटा सकते हैं। मतलब कोलिजियम ने ए पर्सन के नाम को रेकमेंड किया, प्रेसिडेंट को यह लगता है कि ए पर्सन का जो नाम सजेस्ट किया है कोलिजियम वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक बार ए पर्सन की फाइल को वापस लौटाया जा सकता है। लेकिन दूसरी बार अगर कोलिजियम ए पर्सन की फाइल को फिर से सेंड करता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं बचेगा। प्रेसिडेंट को कोलिजियम की रिकमेंडेशंस को मानना ही होगा, यानी ए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना ही होगा। तो ये हमने बेसिक्स की बात की। अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखो जनवरी में कोलिजियम ने 2 नामों की रिकमेंडेशंस दी थी प्रेसिडेंट को। कोलिजियम ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा था नंबर 1 इंदु मल्होत्रा और नंबर 2 के.एम. जोसेफ। इन दोनों पर्सन्स को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट ने 3 महीने तक तो इन दोनों नामों को अपनी सहमति नहीं दी। प्रेसिडेंट आपको पता है काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। लेकिन 3 महीनों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों नामों को अलग अलग कर दिया। देखो कन्वेंशन ये है कि जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कोलिजियम के द्वारा उन सब पर एक साथ मुहर लगती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल्स को अलग अलग नहीं करती, लेकिन इस केस में इंदु मल्होत्रा को तो अपनी सहमति दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब प्रेसिडेंट ने इंदु मल्होत्रा के नाम पर मोहर लगा दी और इंदु मल्होत्रा अब सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। लेकिन के.एम. जोसेफ की जो फाइल थी वो प्रेसिडेंट के द्वारा वापस लौटा दी गई। काफी तरह के ऑब्जेक्शंस उठाए के.एम. जोसेफ की फाइल वापस लौटाते वक्त। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तर्क दिया कि देखो काफी जूनियर हैं, के.एम. जोसेफ से ऊपर बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, इसलिए के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना उचित नहीं है। एक दूसरा आर्गुमेंट यह भी दिया गया कि के.एम. जोसेफ केरला हाई कोर्ट से आते हैं। अगर के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो केरला हाई कोर्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि केरला की जो हाई कोर्ट है बहुत छोटी है। तो इस प्रकार के आर्गुमेंट्स दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा के.एम. जोसेफ की फाइल को लौटाते वक्त। जबकि देखो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि 2016 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्तराखंड में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसे रद्द कर दिया था। तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये जो फैसला था उत्तराखंड हाईकोर्ट का 2016 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था और जिस बेंच ने ये फैसला दिया था उस बेंच के हेड थे के.एम. जोसेफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि के.एम. जोसेफ जो जज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएंगे तो फिर से बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले लेने लगेंगे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके फाइल को वापस लौटा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बने। अब देखो जैसा मैंने आपको आर्टिकल की शुरुआत में बताया था कि एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा फाइल लौटाई जा सकती है, लेकिन कोलिजियम फिर से उसी फाइल को वापस भेज देती है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं बचेगा, प्रेसिडेंट को उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना ही होगा। और ऐसा ही हुआ इसी केस में। के.एम. जोसेफ की फाइल लुटाई गई प्रेसिडेंट के द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन कोलिजियम ने सर्वसहमति से यह डिसाइड किया है कि के.एम. जोसेफ की फाइल को फिर से भेजा जाएगा। तो देखो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं बचेगा, के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना ही होगा। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि कोलिजियम ने सिर्फ अभी सर्वसहमति से यह डिसाइड किया है, फाइल अभी भेजी नहीं है फिर से के.एम. जोसेफ की प्रेसिडेंट के पास। शायद ऐसा इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्गुमेंट्स दिए गए थे, के.एम. जोसेफ अभी जूनियर हैं, उनसे सीनियर काफी सारे जजेस हैं हाई कोर्ट में और केरला के हाई कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। तो इन सब आर्गुमेंट्स को भी कंसीडर करना चाहता है कोलिजियम। उनको यह लगता है कि अभी कुछ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना है,
तो जब कोलिजियम उनकी रिकमेंडेशन सौंपेगा तो उनके साथ ही केएम जोसेफ की रिकमेंडेशन भी सौंप देगा। अब आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो सर्वसहमति से अब कोलिजियम ने यह डिसाइड किया है कि केएम जोसेफ की फाइल को फिर से भेजा जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए और अभी देरी नहीं करनी चाहिए अगर कोलिजियम के द्वारा केएम जोसेफ की फाइल को भेजा जाता है तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाया गया था पास्ट में कि रिकमेंडेशंस को अलग अलग करना, यानी इंदु मल्होत्रा के नाम को तो सहमति देना लेकिन केएम जोसेफ के नाम को रोक के रखना, ये जो चीज है वो गलत है। इससे सीनियरिटी पे प्रभाव पड़ता है। अब देखो कोलिजियम ने तो इंदु मल्होत्रा और केएम जोसेफ के नाम को एक साथ भेजा था, उनकी सीनियरिटी एक बराबर थी, लेकिन अब तो इंदु मल्होत्रा ऑलरेडी जज बन गई है, मतलब वो सीनियर बन गई है और केएम जोसेफ बाद में जज बनेंगे। तो इससे होता क्या है आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में जब सबसे जो सीनियर जज होता है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, तो किसी जज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की जो संभावना है वो धूमिल होती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार से विभिन्न रिकमेंडेशंस को अलग अलग करता है, यानी विभिन्न नामों की जो फाइल्स हैं उनको अलग अलग करके रखता है। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, देखो फेडरलिज्म में इस प्रकार के इश्यूज आते रहते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो इशू था वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था 1998 थर्ड जज वर्डिक्ट के बाद एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइल वापस लुटाई जा सकती है कोलिजियम को, ताकि वो फिर से रिकंसिडर करें कि जिस नाम को उन्होंने भेजा है क्या वो नाम उपयुक्त है या नहीं है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इस फ्रिक्शन को कम से कम करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद हमने केरला की सोशल मूवमेंट के बारे में चर्चा की और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में, बेसिक्स क्या है और पूरा विवाद आखिरकार है क्या। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।